बहुत कठोर है, बहुत लंबा, बहुत कठोर, बहुत आगे, तो बहुत लंबा और बहुत कठोर है वो मॉरिस जॉन्स ने कहा था। भारत की संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष नहीं बल्कि उपाध्यक्ष पूछ रहे हैं। अध्यक्ष तो सबको पता है, लेकिन उपाध्यक्ष जो याद करके जाएगा वो प्रश्न गलत नहीं करेगा। एच सी मुखर्जी है यहाँ पर, एच सी मुखर्जी याद करना। आज और कल 2 दिन अगर कोई माइंड मैप यूट्यूब और टेलीग्राम से जुड़ गया, मां सरस्वती साक्षी है, 80 से 90 प्रश्न सही करवा दूंगा। पहले का थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, नन्हे मुन्ने लाले नहीं हो तुम, सब पढ़ा हुआ है। 2 दिन में एकदम डायरेक्शन दे दूंगा शेप में, 80 से 90 प्रश्न सही करवा दूंगा। सिर्फ 2 दिन मेरे साथ जुड़ना, आज और कल, आज और कल। टेलीग्राम और यूट्यूब दोनों सब्सक्राइब होने चाहिए। ऐसी ऐसी पीडीएफ देने वाला हूं, तुम सोच भी नहीं सकते। टाइम पर दिया हुआ है ना, चीजें काम आती है, पहले दी हुई काम की नहीं है। 1946 की अंतरिम सरकार में जो वित्त विभाग इसके पास, देखो अंतरिम सरकार जब हमारी बनी थी तो नेहरू जी इसके हेड थे। नेहरू इसके क्या थे? हेड थे। अंतरिम सरकार भाई अंग्रेजों का भी आपकी जो है वो ठीक है, संविधान बनेगा, अंतरिम सरकार भी बनी थी, तो अंतरिम सरकार के हेड नेहरू जी थे। उस विभाग के अंदर यहाँ पर कहा जाए वित्त विभाग लियाकत अली खान के पास में था। वित्त विभाग एक आपका प्रश्न पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री वाला पटवारी में प्रश्न पूछा गया था, स्वतंत्र भारत के फर्स्ट शिक्षा मंत्री, और इसमें भी जो है वो शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना ये बहुत बढ़िया व्यक्ति थे, जिन्ना की तरह नहीं थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये पटवारी में पूछा था, ठीक है। ये इंडिया पॉलिटी के 5 में से 5 क्वेश्चन सही करेंगे। उपाध्यक्ष कौन थे? एच सी मुखर्जी। अध्यक्ष राजेंद्र बाबू। अब आगे देखो कि 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? हम 26 जनवरी को क्या हो चुके थे? थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ कि 26 जनवरी जब भारत एक हम जो है भारत का संविधान पूरी तरह से लागू कर दिया गया था, तो भारत के अंदर कैसी स्थिति हो चुकी थी? हालांकि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 304 के अंदर बताओ, क्या भारत गुलाम था, लोकतंत्र गणराज्य था, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य था? हमारे पास सॉवरेंटी थी, हमारे पास संप्रभुता हमें सौंपी जा चुकी थी, हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। परंतु पंत निरपेक्ष नहीं कहेंगे क्योंकि ये 1976 के अंदर बना, वो अपने शब्द को उस कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया था। समाजवादी शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन, 42वां जो संशोधन लाया गया था, 42वां संशोधन लाया गया था 1976 के अंदर, तब हमने ये शब्द शामिल किए थे। लेकिन शब्द जो पहला दिख रहा है ना, संप्रभुता, मेरा वॉइस ठीक है? सभी बच्चे एक बार वीडियो आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना जब आप पढ़ते हो ना, तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके सभी नागरिकों को इस तरह से लिखा हुआ है, उसमें पंथ निरपेक्षता भी वर्तमान में लिखा हुआ है, लेकिन संघ शब्द कहीं पर भी लिखा हुआ प्रस्तावना के अंदर नहीं है। तो तुम लोगों को प्रस्तावना है वो कम से कम याद रहनी चाहिए, प्रस्तावना कम से कम याद रहनी चाहिए। इसके लिए तो थोड़ा सा एक सेकंड दिमाग के अंदर इसी में सीधा डाउनलोड किया। प्रस्तावना ये कथन गलत करो वो भी बता देते हैं, तो वो भाई बहुत कम पढ़े लिखे हैं तो वो भी कर लेते हैं, तो तुम तो बहुत होशियार हो। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इसमें नैतिक प्रकार की कई स्वतंत्रता नहीं है। न्याय है 3 प्रकार का, धर्म है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म का सही क्रम कौन सा है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, देखो ऐसा बनाने के लिए इसको थोड़ा सा यहाँ ले आते हैं आगे। इसमें देखो संशोधन अधिनियम 1976 के परिणाम स्वरूप निम्न में से 3 शब्द संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए। ये तुम्हारे पेपर की 6 पारी में छप चुका है, सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है प्रस्तावना का। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के परिणाम स्वरूप निम्न में से 3 शब्द संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए। ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है प्रस्तावना का, सीक्वेंस है प्रस्तावना का। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के परिणाम स्वरूप निम्न में से 3 शब्द संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए। ये तुम्हारे पेपर की 6 पारी में छप चुका है क्वेश्चन। अब ये पहली पारी वाला मैं पेपर की तो बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, ये 5 में से 5 क्वेश्चन सही करने हैं अपने को। 3 शब्द कौन से जोड़े गए थे? हम बात करें समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द, ए ऑप्शन इसके अंदर 309 के अंदर समाजवादी पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द थोड़ा नीचे है, आप देखोगे अखंडता शब्द नीचे है और समाजवादी पंथ निरपेक्ष ये बाद में जोड़े गए थे 1976 के अंदर। भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में क्या है? लोकतंत्र भी है और साथ में भारत एक गणराज्य भी है। तो भारत गणराज्य भी है और लोकतंत्र भी है, इसका मतलब क्या हुआ? दिए गए कथन के अंदर संघ का मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार यानी आपके जो 18 वर्ष से ऊपर वाले हैं उनकी विद्यमानता। राष्ट्रपति एक लोकप्रिय निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है और उसके बाद भारत में संसद सर्वोच्च है। तो गणतंत्र की जब भी बात है तो राष्ट्रपति की बात आएगी, याद रखना गणतंत्र का हेड राष्ट्रपति होता है और वो निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता है, वंशानुगत नहीं होता है। ये प्रश्न आता है कि इसका क्या है? इलेक्टोरल जो मंडल होता है, निर्वाचक मंडल होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सारे सदस्य शामिल होते हैं, जबकि राष्ट्रपति में केवल और केवल निर्वाचित शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति अभी हुआ इलेक्शन, तो जो 15 में बढ़ गए हैं राधाकृष्णन जी, तो उनके निर्वाचन में संसद के सारे सदस्य शामिल थे, ठीक है। हाँ, उपराष्ट्रपति में सारे चलेंगे, लेकिन राष्ट्रपति के अंदर केवल और केवल निर्वाचित सदस्य। तो मेरे भाई राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, ये लोकतंत्र गणराज्य का हेड है, ये वंशानुगत पद नहीं है, इसलिए भारत में लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। दिमाग में बिठा लो भैया अच्छे से। प्रश्न आएगा अगला, उद्देशिका में शामिल जो स्वतंत्रता है उसमें क्या शामिल नहीं है? स्वतंत्रता में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना सबकी स्वतंत्रता है, लेकिन एक है जो है आपकी आजीविका की स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता। ये मूल अधिकार के अंदर अनुच्छेद 19(1) के अंदर, मूल अधिकार के अंदर जो है वहां पर 6 स्वतंत्रताएं शामिल कर दी गई हैं। कितनी स्वतंत्रताएं हैं? 6 स्वतंत्रताएं हैं। अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि एक फंडामेंटल राइट है, और उस अनुच्छेद 19 के अंदर आपके 6 प्रकार की नहीं जा सकती, ठीक है, विदाउट एनी एक्ट। ठीक है, तो उसमें आ गया निम्न में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? भारतीय संविधान के जितने भी उद्देश्य है ना, भारतीय संविधान के जितने भी उद्देश्य है वो नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव में शामिल है। और नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो वो आपके 13 दिसंबर को लाया गया और 22 दिसंबर 1947 को पारित किया गया। तो तुम लोगों को पढ़ाई कठिन तो नहीं लग रही? एक बार कमेंट कर दो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गुरुजी संपन्न समाजवादी लोगों को ऐसे न्याय मिले, स्वतंत्रता मिले, समानता मिले। प्रश्न है कि मूलभूत अधिकार इसमें है लोक कल्याणकारी राज्य की बात है। तो भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, ये बात संविधान में कहां लिखी हुई है? ऐसा करना चाहिए, है ना? इसमें क्या है? चाहिए, क्या करना चाहिए स्टेट को? आदेश नहीं है बल्कि निर्देश है, और निर्देश की जब बात है तो नीति निर्देशक तत्व है संविधान के भाग 4 के अंदर। और ये तो बाध्यकारी है भाई, ये तो प्राप्त करने ही है, ये तो बाध्य है, ये जनता को मिलने ही चाहिए, नहीं मिले तो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं लखनऊ के लाडे, सीधी सी बात है। तो फंडामेंटल राइट क्या है? वो बाध्यकारी है, जनता प्राप्त करे। संसद है ना तुम्हारी जो दिख रही है, यही तो संविधान सभा थी, पहले कुंजी है, जानने की कुंजी है। ये किसने कहा था? शुरू मजबूरी में किया था, मजा आ रहा है क्योंकि माइंड मैप मिल गया है। वाह, तो पहले कहीं और भटक गए थे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, माइंड मैप आ गया ना, क्यों चिंता करते? कोई ना कोई तो होना चाहिए मार्केट के अंदर तगड़ा वाले, बढ़िया दिन रात एक करे बच्चों के लिए। घर परिवार सब कुछ छोड़ रखा है इसके लिए। तुम्हारे नहीं आएंगे, थोड़ा लेवल का प्रश्न है, जानबूझ के डाला है अर्नेस्ट बाकर ने कहा, तुम्हारे नहीं आएंगे, 4th ग्रेड में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ऐसे क्वेश्चन।
भारतीय संविधान में संघ के अवशिष्ट शक्तियां निहित करके, संघ में अवशिष्ट शक्तियां निहित करके किसका अनुसरण किया गया है? हमने संघ की जो अवशिष्ट शक्तियां, रेस्ट ऑफ द जितने भी पावर है, अवशिष्ट शक्तियां हैं वो संसद के पास में, संघ के पास में है, संसद के पास में। ये प्रश्न एग्जाम में आता है कि भाई अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास में, तो संघवाद की प्रणाली हमने कहां से अपना दी? भाई संघवाद की प्रणाली हमने कनाडा से अपनाई है। हाँ, पंचायतों की आज तो क्वेश्चन है और कल इतने शॉर्ट नोट्स लेके आने वाला हूं, इतने शॉर्ट्स कि मेरी उस 5-7 घंटे की क्लास से क्वेश्चन आ जाएंगे सेम टू सेम, और आज और कल वाली दोनों क्लास शॉर्ट नोट्स प्लस सुबह, तो थ्योरिकल और वेरी शॉर्ट में आज क्वेश्चन है। बाहर तो आज भी नहीं जाएंगे, 12वीं है वो वो आपकी नगर निगम है, मोस्ट इंपोर्टेंट। 11वीं निकल दल बदल 10वीं। अगला प्रश्न तो पंचायतों से 11वीं अनुसूची याद रहेगा सबको? क्वेश्चन नंबर 315, भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्व को लेकर? देखो ध्यान देना, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व है? तो भाग 4 के अंदर नीति निर्देशक तत्व है, और 4 क है, ये 4 है बेटा, ये क्या है? ये 4 है 54, ये 4 क है, तो इसमें मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य। और अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 क के अंदर। और ये संविधान के कौन से अनुच्छेद हो गए आपके? 36 से अनुच्छेद 36 से 51 तक के अनुच्छेद। तो मेरे भाई ये तो आप लोगों को याद रखना है। और भाग 3 के अंदर क्या है? मूल अधिकार है। अब इसमें से एक प्रश्न पक्का आएगा, मूल अधिकार आपके भाग 3 के अंदर है, याद रखिएगा। और मूल अधिकार संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक के अनुच्छेद के अंदर है, 12 से 35 तक के, 12 से 35 भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 के अंदर अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व है, और 4 क के अंदर मूल कर्तव्य है। ये 3 प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट है, आपके हर पारी में छपेंगे, दिमाग में बिठा लीजिए भैया, है ना? याद कर लो रे, लोगों ने हाथ जोड़ो, याद कर लो। आगे बढ़ो। संविधान में कौन सा भाग है वो आपके पंचायतों से संबंधित है? भाग जो आपका 9 है संविधान का, भाग 9 पंचायतों से संबंधित है, पंचायतों से संबंधित भाग 9 ए है। दिए गए में से भाग 9 कह सकते हो आप, भाग 9 कहोगे संविधान के भाग 9 के अंदर, और उसके अंदर अलग अनुच्छेद 243 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 317 जो है वो आपके भाग 9 है, वो आपका पंचायतों से बात करता है। और नीति निर्देशक तत्वों के अंदर आता है अनुच्छेद 40। हाँ, अनुच्छेद 40 इसमें लिख देता हूँ मैं। इसमें जो अनुच्छेद 41 है ना, वो है पंचायतों से संबंधित, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किस अनुसूची में है? विषयों की बात करें या हम बात करें शक्तियों का जो बंटवारा है, विषयों का जो बंटवारा है, संघ सूची, राज्य सूची, संपत्ति सूची, ये 7वीं अनुसूची में, 7वीं है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो हमने कनाडा के संघवाद से प्रेरित होकर अपनी है। अवशिष्ट शक्तियां, बची हुई शक्तियां संसद के पास, संसद उसके ऊपर कानून बना सकती है। तो इसको आप कर लीजिएगा भैया, संसद। क्या करोगे? संसद इसका सही उत्तर है। भारत में किस संवैधानिक संशोधन में नव पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की? भारत में किस संवैधानिक संशोधन में नव पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की? भारत में पंचायती राज अधिनियम लाया गया, खड़ा 5 बजे जानकारी A to Z निर्वाचन, और मैं क्लास में आ गया था आज स्थानीय, जिसके भाग 9 के अंतर्गत, ठीक है। ये आपके कहा है ग्राम पंचायतों के बारे में 29 विषय है। हालांकि मैं और ज्यादा गहरे में जाने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूं, अपलोड कर दूंगा। चलो भाई, ऐसे संबंधित है, दोनों में अंतर, इसमें जिम्मेदारी को पूरा करना पड़ता है। राजस्थान पॉलिटी में खत्म करने जा रहा हूं बस, शॉर्ट्स गया छोटी छोटी, मेरे लिए ठीक नहीं लगता मुझे। व्यवस्था के अंदर सबसे ऊंचा कौन है? संविधान। देखो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इसमें से कौन सर्वोच्च है? देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सीधा सीधा पूछ लेंगे आपके अंदर, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंदर सबसे ऊंचा कौन है? संविधान है या सर्वोच्च न्यायालय है? बाकी सब चीजें तो गौण हो गई। तो सबसे ऊपर कौन होता है भाई? संविधान होता है, ठीक है। सबसे ऊपर कौन सा होता है अपना? सीधी सी बात है, संविधान है सबसे ऊपर, अपना संविधान है। सारी सत्यों का स्रोत यही है। और न्यायालय क्या करता है? अच्छा, एक प्रश्न ये आता है कि संविधान की रक्षा किसके द्वारा की जाती है? तो संविधान की जो रक्षा है वो आपके सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, न्यायालयों के द्वारा जारी की, मतलब ठीक है, रिट जारी करके, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, और आप कहोगे कि अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट के द्वारा। ये दोनों चीजें आप लोगों को याद रखनी है। ओके ओके, बस शॉर्ट्स मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है। राजस्थान करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो आपके पेपर में बार-बार पूछा जाएगा, याद करिएगा। राजस्थान के 8वें और नए निर्वाचन आयुक्त बन गए हैं डॉक्टर राजेश्वर है, वो आपकी जांच करता है किसके कानूनों की? आपके संसद के कानूनों की। और विधि के अगर खिलाफ पाया जाए तो उन्हें निरस्त भी कर सकता है। ये भारत और अमेरिका दोनों के अंदर है। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक जांच का है आपका विषय, ध्यान रखिएगा। न्यायिक पुनरावलोकन अगला देखिएगा। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? भारत का जो संघ की हमने प्रणाली है, जहां पर संघवाद के अंदर हमने कनाडा से अपनाया, जहां पर राज्यों प्लस जो केंद्र, राज्य प्लस केंद्र, सीधी सी बात है, राज्य प्लस केंद्र मिलकर चलते हैं, वो संघवाद कहलाता है। भारत में संपत्ति सूची की संकल्पना कहां से अपनाई है? सीधा सा प्रश्न एग्जाम में आएगा। संपत्ति सूची हमने कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से अपनी है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया से पूछे तो आप स्रोत, राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? हमें राजनीतिक सत्ता कहां से प्राप्त होती है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा। आपने राजनीतिक सत्ता का प्रमुख मत करना, ठीक है। इसमें जनता आएगी लोगों के द्वारा। कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की विशेषता का एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, भारतीय संविधान की विशेषता कौन सी नहीं है? भारत में संसदीय सरकार है, बिल्कुल है। हमने ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल को अपनाया है, सही है। अध्यक्ष सरकार भारत के अंदर नहीं आती है। अध्यक्ष सरकार कहां पर है? अमेरिका के अंदर है। अध्यक्षीय सरकार हो गया। स्वतंत्र न्यायपालिका भारत में है। संघात्मक सरकार भी है, केंद्र राज्य मिलकर चलते हैं। संसदात्मक शासन भी है। तो संसदीय वेस्टमिंस्टर मॉडल स्वतंत्र छपेगा। आगे देखो, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार का मतलब क्या हुआ? संसदीय प्रणाली की सरकार का मतलब ये हुआ कि ये उत्तरदायी सरकार है। कैसी है? मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। संसद का जो निचला सदन है उसके प्रति लोकसभा जवाबदेह है, उससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जवाबदेहिता सिद्ध की जान, विश्वास होता है ना, अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है, वो डर रहता है उसको। तो ये जवाबदेही रहती है मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति, ठीक है। संसद संशोधन कर सकती है, ये संसदीय प्रणाली नहीं है। लोकसभा जनता द्वारा प्रतिनिधित्व निर्वाचित होती है। तो सीधा मेन मीनिंग यही है। सबसे पहले संसदीय सरकार किस देश ने शुरू की थी? संसदीय सरकार हम बात करते हैं ब्रिटेन की है, और हमने तो वहां से उसको कॉपी किया है। सीधी सी बात है, हमने ब्रिटेन को कॉपी किया है। संसदीय सरकार में ब्रिटेन को हमने साथी भी समझे। क्या देखा शॉर्ट्स के अंदर? बताओ शॉर्ट्स में क्या बताया मैंने?
संविधान का पढ़ा हमने, विदेशी प्रभाव में ब्रिटेन को काफी कॉपी किया है, क्वेश्चन नंबर 330 में ब्रिटेन को काफी कॉपी किया है, और हमने 1935 के अधिनियम को भी काफी अपनाया है, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ से हम बात करें नीति निर्देशक तत्व लिए हैं, ये थोड़ा ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी जिसे कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला देखोगे, देखो तुम्हारे एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे संविधान की विशेषता, संविधान सभा के प्रश्न पूछ लेंगे। ओके, पहचान करना है और बताना है कि आपका असम्मिलित कौन सा है। मैंने अभी जस्ट बताया था, नागरिकता ब्रिटेन से, मूल अधिकार आपका अमेरिका से लिया गया है, कौन सा असम्मिलित है बताओ। 331 एज इट इज छप जाएगा, ध्यान रखिएगा। अमेरिका से, डीपीएसपी आयरलैंड, कॉपी मत कर, पूरा 12 घंटे क्लास बच्चा बनी तो नहीं, मेरे 1000 का चैनल है, कॉपी कर दिया पूरा वीडियो, 2 लाख व्यूज आ रहे हैं उस बच्चे के, पूरा वीडियो कॉपी कर, बच्चे कहते सर ये आपका चैनल है, तो छोटी क्लिप काटा करो, आधे घंटे की, 15 मिनट की, 20 मिनट की, 10 मिनट की, मैं कोई कॉपीराइट नहीं दूंगा, ठीक है, बस ठीक है, ओके। मेरी वजह से कोई बच्चा 5-10 हज़ार कमा रहा है, बस वो पूरा कॉपी ना करे, बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। इतना कोई कोचिंग छूट नहीं देती, मैं छूट दे रहा हूँ। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार है? देखो, निजता की बात करें, स्वतंत्रता की बात करें, जीवन के अधिकार की बात हो रही है, सांस लेने का अधिकार भी हो गया, जीने का अधिकार है, खाने पीने का अधिकार है, जीवन का अधिकार है। कोई अगर आत्महत्या कर रहा है तो वो किसका उल्लंघन है? वो इसी का उल्लंघन है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 21 का पसंद के व्यक्ति से शादी करने, किसी व्यक्ति के कौन से अधिकार को संरक्षण देता है? आप जिससे चाहो उससे शादी करो, ये आपके जीवन का अधिकार है। इस प्रकार से आंसर नंबर बी हो गया। ये अनुच्छेद 21 की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? अनुच्छेद 21 की बात कर रहा है, ठीक है मेरे भाई। हाँ, वही बात समझ गए, चौकी बात है, घनी चौकी बात। तो थोड़ा सा एक बार मूल फंडामेंटल राइट्स बता देता हूँ। तुम टेंशन मतलब अनुच्छेद 32 कहता है, तो अगर उल्लंघन हो गया तो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इलाज करने का अधिकार है, ठीक है, उपचार मतलब इलाज, दिमाग में बिठा लो इसको। अगला देखो, कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? केवल और केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, विदेशियों को नहीं है। सार्वजनिक सेवाओं के संबंध में अवसर की समानता, आईएएस एग्जाम देना है, फोर्थ ग्रेड ऑफिसर एग्जाम देना है, डेविस मॉरिस जोन्स, डेविस वेंस, वो आके यहाँ फोर्थ ग्रेड का पेपर थोड़ी देगा, या मैरी जोन्स वो आके पेपर थोड़ी देगी, पेपर तो देगी हमारे विशाल, सुमन, विजय, हनुमान, राकेश, सतपाल, अजय, सपना। तो बेटा वो अधिकार सिर्फ आप लोगों ने, दूसरा नहीं है। सर्विस में जाने का अधिकार विदेशियों को नहीं है। तो सार्वजनिक सेवाएं जो है, पब्लिक सर्विसेज है, उनमें जाने का अधिकार भारतीयों को है। बाकी कानून के समक्ष समानता जो अनुच्छेद 14 के अंदर है, धार्मिक स्वतंत्रता जो आपके 25 से 28 के अंतर्गत है, और शोषण के खिलाफ अधिकार है जो आपका 23 और 24 के अंदर है, विदेशियों को भी है, भारतीयों को भी है। हमारा क्या बड़ी बात आप लोगों ने समझ में तो आवे ना? बस के निलंबन का आदेश, मूल अधिकार निलंबित किए जाते हैं, ऐसा आदेश किसके द्वारा दिया जाएगा? मूल अधिकारों के निलंबन का आदेश राष्ट्रपति है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको अच्छे से दिमाग में बिठाओ। मूल अधिकारों का निलंबन का आदेश, जैसे आपातकाल अगर लग गया है उस स्थिति, ऐसा नहीं कि आप जैसा चाहे वैसा आचरण करते, वहां पर आपको आपातकाल के दौरान रुकना पड़ेगा, तो राष्ट्रपति जारी करते हैं। भाग है जो जनता के कल्याण की बात करता है कि बेचारे लखनऊ के लाडे, इनका भला हो जाए, अच्छा हो जाए, सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को वो करना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें, राज्य का डीपीएसपी डायरेक्ट अनुच्छेद 36 से 51 तक। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? देखो, एक शब्द को अगर आप पकड़ोगे, अगर एक शब्द को आपने पकड़ लिया, कहा जा रहा है कि भारत के संविधान के लिए कौन सा यहाँ पर आधारभूत है। आधारभूत मतलब उसके बिना तो काम चलेगा नहीं, उसके बिना तो काम, मतलब वो आधार, बेस है, बेस है, निर्देश है, आदेश नहीं है। तो ये डीपीएसपी है, ध्यान रखना, मूल अधिकार मत करना, बेस है, आधार है। यहाँ पर ये ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्वेश्चन नंबर 338। बेस आधार है, शासन चलाने की आधार है, हम इस बेस पे नीति बनाएंगे, अच्छी बात है। अनिवार्य तो होता तो थोड़ा सा वो उसकी ओर जा सकते थे, मूल अधिकारों की ओर। कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? वो गांधीवादी कहा जाता है भाई। वो गांधीवादी जो है वो है आपका स्वशासन की प्रभावी इकाई के रूप में ग्राम पंचायतों की गठन की बात संविधान के ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये एक फेमस कथन है, बहुत फेमस कथन है और बड़ा है। तो बिल्कुल सही कहा केटी शाह, ठीक है, केटी शाह बिल्कुल सही कथन है। मानना या नहीं मानना सरकार के ऊपर है, बट ये सरकार के लिए आधारभूत है, एक आईना दिखाते हैं, आप ऐसा काम करें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा है, भारत की विदेश नीति से संबंधित आपका कौन सा अनुच्छेद हो जाता है? विदेश नीति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा? क्वेश्चन नंबर 341, बताओ। 48 की बात आए तो वो क्या है? कमेंट करो फटाफट, अनुच्छेद 48 क्या है? भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था? सीधा सा प्रश्न पूछ लेंगे, मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए थे? हमारे संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। हाँ, ओके। संविधान संशोधन और 10 इसमें थे, बाद में एक 11वां शामिल कर लिया गया, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, और वो था 2002 का। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, ये कई बार प्रश्न बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इतना मोस्ट है कि बार बार आता है कि मौलिक कर्तव्यों में एक और जोड़ दिया गया जहां बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई है ना। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के 6 से 14 वर्ष 11 टोटल है। आप सम्मान करो देश का, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 48 ए पर्यावरण रक्षा किसके अंदर कहा गया है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, भारत की। ओके, अब आगे देखिए, ये मौलिक कर्तव्य पूरे मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर शामिल किया गया, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के मूल कर्तव्य को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो ये जब आप नीति निर्देशक ये मौलिक कर्तव्य पूरे पढ़ोगे तो उसके अंदर ये आएगा कि 30वें नंबर पर ये सीक्वेंस में रखा गया है, उसकी मैं एक फोटो भी ऐड कर दूंगा। संविधान के मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर शामिल किया गया, तो मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 के अंदर शामिल किया गया। संविधान संशोधन, आप सरदार स्वर्ण सिंह समिति याद रखना, ठीक है। इसको मैंने भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से भाग के अंदर दिए गए? भाग 4 के अंदर तो नीति निर्देशक तत्व है, और भाग 4 क के अंतर्गत आपके क्या है? मौलिक कर्तव्य है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने बिल्कुल 8 मौलिक कर्तव्य बताए थे, बाद में से 10 शामिल किए गए, और 2002 के अंदर 86वें संविधान संशोधन के तहत 11वां किड्स के लिए भी शामिल कर दिया गया। ठीक है जी, इतना बहुत है, इतना करने वाला तो नौकरी लेके जाता है, मैं हकीकत बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन से दिनांक को हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े ने राजस्थान के राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया? और ये राजस्थान में 45वें क्रम के राज्यपाल हैं, 45वें क्रम के। तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान की विशेषताएं, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और संविधान कैसे बना उसके बारे में बेसिक बातें हमने पढ़ी, भूलोगे नहीं। मिश्र, कलराज मिश्र है वो आपके 44वें थे। अगला देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है वो उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए मिश्र, कलराज मिश्र है वो आपके 44वें थे।
अगला देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है वो उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो आपको सामान्य से अनुच्छेद वगैरह का परिचय कल वेरी ब्रीफ नोट्स के अंदर 5 घंटे में पूरा कोर्स करा दूंगा, ये मेरा वादा है। आज के कल के साथ मिला के देखना, 80 से 90 क्वेश्चन अगर तुम्हारा सही नहीं हो जाए ना, सीधे सीधे प्रश्न है। वॉइस प्रॉब्लम कौन बचा कह रहा है? वॉइस सही है, ठीक 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 टीम सही, वॉइस टीम और सारे लोग दिन रात मेरे दीपावली आएगी तो ओके ओके आ जाओ। राज्यपाल केंद्र का नुमाइंदा होता है, तो यहाँ पर आप कहोगे कि आपके बताओ राज्य के राज्यपाल को, यहाँ पर आप राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री और फिर न्यायालय पढ़ेंगे, या फिर जिला प्रशासन। प्राय कौन राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में काम करता है? कुलगुरु, कुलपति नहीं कहेंगे, इनको कुलगुरु। राजस्थान की कौन थी बताओ, दिए गए ऑप्शन के अनुसार राजस्थान की पहली महिला गवर्नर कौन थी? है ना, अभी निधन हुआ था 2024 में। राजस्थान में लागू कौन सा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? देखो 67-77, ये जो 1992 वाला भैरव सिंह शेखावत के समय राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार राजस्थान के राज्यपाल का एक्स्ट्रा चार्ज अदर स्टेट में थे, इनमें से किसको दिया गया? स्वरूप सिंह को। यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में स्वरूप सिंह को दिया गया था। अगला प्रश्न, गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का पहला राज्यपाल कब नियुक्त किया? हालांकि तो RS3 में पूछा गया था, तुम लोग इसका आंसर में थोड़े गजोगे, लेकिन डरना नहीं है, एक बड़ा अच्छा प्रश्न था। और ध्यान रखना, आपको तो सिर्फ राजस्थान के फर्स्ट राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह, बस इतना से याद करना। और वर्तमान है तो आप हरिभो कृष्ण राव बागड़े कर दोगे। ये 25 अक्टूबर इसका आंसर होगा ना, 1 नवंबर मत कर देना, 25 अक्टूबर। हालांकि थोड़ा टफ क्वेश्चन में आता है, लेकिन आपको डरना नहीं है। आगे देखो मेरे प्यारे बच्चों, गणित कैसे माइंड मैप पे बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी आएगी, अब चिंता मत करो। हाँ, 1 नवंबर को राज प्रमुख कर दिया। सर मजा आ रहा है सिलेबस क्योंकि केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को कहां से लिया है? तो राज्यपाल पद की अगर बात करें तो ये हमने कनाडा के संविधान से अपनाया है। राज्यपाल पद को कहां से लिया है? कनाडा के संविधान से लिया है। कनाडा से राज्यपाल संघवाद। राजस्थान में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी, जो कि सबसे लंबा चला था अंतिम समय का राष्ट्रपति शासन? 15 दिसंबर से 3 दिसंबर, 15 दिसंबर 92 से 3 दिसंबर, एक साल में लगभग 12 दिन कम थे, है ना। तो 15 दिसंबर 92 से 3 दिसंबर 1993 बाबरी मस्जिद विवाद हुआ था, उस समय की बात है, ये ध्यान रखो। तो वो पहला वाला था, होते कुलाधिपति और राज्य विश्वविद्यालयों के अंतर्गत। तो पूछ रहा है कि सभी राज्य विश्वविद्यालयों के या सभी राज्य विश्वविद्यालय और राज्यों में कार्यरत सभी केंद्रीय विद्यालयों की भी बात कर रहा है, विश्वविद्यालयों की सभी राज्य और निजी संस्थान के अंदर जितने भी राज्य विश्वविद्यालय है ना, एक शब्द ध्यान रखना, हाँ 67, 77, 80, 92 विश्वविद्यालय केंद्रीय नहीं आएगा, बल्कि राज्य स्टेट यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल नहीं आएगी। संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। ये राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं, ये एक मंत्रिमंडल के परामर्श से यूज की जाती है अध्यादेश की, ठीक है। केंद्र के नुमाइंदे होते हैं, तो केंद्र के इशारे पर वास्तविक कार्यपालिका हेड, तो वास्तविक और नाम मात्र, ये तो हो गया नाम मात्र का संवैधानिक रूप से, और ये हो जाएंगे आपके वास्तविक नाम। ये पटवारी में पूछा गया था, अभी 48 में भी पूछा जाएगा। राज्यपाल और मुख्यमंत्री में क्या प्रश्न आएंगे सर? यही प्रश्न आएंगे, नियुक्ति वगैरह ये, और इसकी पोजीशन क्या है। राजस्थान के राज्यपाल के पास निम्न में से कौन सी शक्ति राज्यपाल के पास में नहीं है? विधानसभा को आहूत सत्र बुलाना, आहूत करना, विधानसभा को भंग करना, विधानसभा को स्थगित करना, विधानसभा के सत्रावसान के संबंध कौन सा राज्यपाल के पास में शक्ति नहीं है? विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति नहीं है, बल्कि सत्रावसान, विघटन और आहूत तीनों है, जो कि राष्ट्रपति के पास भी इस तरह की होती है। लेकिन स्थगन का बच्चे बहुत बढ़िया कमेंट कर रहे हैं, शाबाश, अच्छी तैयारी है। राजस्थान के प्रमुख क्या नाम था? राजस्थान राज्य के प्रमुख का क्या नाम था? 1 नवंबर 1956 से पहले इसे राष्ट्र प्रमुख कहा जाता था। वास्तविक होगा फाइनल। अच्छा क्या कह रहे हो मैं, तुम लोग कमेंट करके फिर से परेशान कर देते हो। वास्तविक प्रमुख तो मुख्यमंत्री है, और संवैधानिक या नाममात्र का पूछे तो राज्यपाल है। संविधान में इसको सर्वोच्च बताया गया, लेकिन वास्तव में ये है। अब मैं थोड़ा ज्यादा समझाने लगूंगा, फिर कहोगे 1000 प्रश्न कब होंगे सर, तो मेरा दिल है ना मानता तुम लोग फिक्र इसलिए कहता रहता हूं। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे, वो आपके राज प्रमुख कहलाते थे। राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है। अभी हमने पढ़ा कि वो वो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष है, और संविधान के अंतर्गत कोई स्वविवेक की शक्ति नहीं है, बल्कि उन्हें स्वविवेक की शक्तियां प्राप्त है। तो ये भी गलत हो गया। एक 3 ऑप्शन सही है, केवल और केवल सी ऑप्शन इसके अंदर राइट हो गया। ये सारी बातें हमने राज्यपाल के संबंध में पढ़ी है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, जो कि आपका उदयपुर में स्थित है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो कि आपका उदयपुर में स्थित है, इसके सभापति कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। ये कई सारे स्टेट होते हैं, गोवा वगैरह, महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह, इन सबके यहाँ का प्रतिनिधित्व करता है। तो राजस्थान के राज्यपाल है वो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के हेड है, और ये भी आपके राज्यपाल हुआ। फिर राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त कौन सा नहीं होता है? बहुत प्यारा प्रश्न, वापस से पूछा जाएगा, याद कर लेना मेरे भाइयों, बहुत प्यारा प्रश्न है। मैं सिर्फ क्वेश्चन से एग्जाम निकलवा दूंगा, फिर से कह रहा हूं, सीधा प्रश्न है 365 के अंदर। राजस्थान का मुख्यमंत्री, बिल्कुल मुख्यमंत्री राज्यपाल का बहुत अहम योगदान होता है इसके अंदर। कई बार अगर आपको बहुमत नहीं है तो वो बहुमत दल के नेता को जब इलेक्शन होते हैं तो आमंत्रित भी करते हैं सरकार बनाने के लिए। और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति बिल्कुल राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। जैसे बात में वर्तमान में उत्कल रंजन साहू की, युवा साहू की नियुक्ति हुई, तो हमने अखबारों में भी देखा, मैंने शॉर्ट्स में बना के बताया, राज्यपाल का आदेश आ गया। आज निर्वाचन आयोग बनाया गया तो भी राज्यपाल का आदेश आ गया, काट नहीं का। हाँ, तो राज्यपाल राजस्थान राज्य उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त नहीं होता है, बल्कि मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है, और ये हाईकोर्ट के संबंध में नहीं होगा, ठीक है। और 65 के अंदर आपका शी ऑप्शन, हाईकोर्ट के जज नहीं होता है, वो राष्ट्रपति के है ना, इसमें राष्ट्रपति करना। और ये है ना, टाइम ऐसा चला गया, पूछो ही मत। ये पटवारी में पूछा था, इसी अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा था, वापस की बात करें, राजेंद्र प्रसाद जी है। फर्स्ट थॉट इज ऑलवेज राइट। आपका दिल क्या कह रहा है वो सही उत्तर है, कर दीजिए इसको सही। आपका दिल क्या कह रहा है? आपका दिल भी कह रहा है, बिल्कुल है ना, एकदम बढ़िया। कई बार होता है लंबा ऑप्शन, ऐसे भी तुम लोग कमेंट करते हो सर, लेकिन लंबे ऑप्शन को थोड़ा सा सोच के लंबा करना, वरना खुद लंबे हो जाएंगे हम। तो लंबा ऑप्शन तो है, अधिकांश देखा गया कि ब्लाइंड फॉलो नहीं करना है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति, सीधा सा प्रश्न वापस से पूछ लिया गया, सिंपल सा क्वेश्चन। ऐसा लिखा है संविधान में, प्रशासन लाया था उस समय राज्यपाल कौन थे? अब जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लाया गया था 356 के तहत, उस समय संपूर्णानंद राजस्थान के क्या थे, जो है आपके राज्यपाल हुआ करते थे। सीधा सा प्रश्न है। अगला, राज्यपाल अपना त्याग पत्र इसके प्रति, तो यहाँ इस तरह से याद रखिएगा, तो आ जाए राज्यपाल, मुख्यमंत्री, हाईकोर्ट और बाकी प्रशासन। एक प्रश्न हर टॉपिक से आएगा, 5 ही तो प्रश्न है, इन प्रश्नों से बाहर क्या ही जाएगा। तो कौन सा अधिकार है वो आपके
राज्यपाल को नहीं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति वाला है, मुख्यमंत्री की सलाह से दंड को अन्य क्षमा कह रहा है हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति करने सीना आपके पास ये कुछ अधिकार नहीं है। तो अच्छा प्रश्न है, याद रखो। फिर मुख्यमंत्री ने अधिकतम बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन का सामना किया? ये थे भैरव सिंह जी शेखावत, जिन्होंने सबसे ज्यादा 2 बार आपके राष्ट्रपति। आगे देखो, राजस्थान के सबसे कम समय तक सेवा देने वाले जो है मुख्यमंत्री कौन से? सबसे कम समय तक दिए गए ऑप्शन में हीरा लाल जी देवपुरा, क्योंकि ऑप्शन में पता चल ही रहा है, तो हीरा लाल जी देवपुरा है वो सबसे कम समय तक। आना ध्यान रखना, आवाज दिक्कत है। हीरा लाल जी देवपुरा वर्तमान का बजट है वो आपका पहला ग्रीन बजट है, फर्स्ट ग्रीन बजट है, जिसके ऊपर 70 पढ़ी समझ में नहीं आ रही है तो भी प्यार पढ़ी से किताब खुली हुई होनी चाहिए, है ना, और क्लास चलती रहनी चाहिए, किताबों से पढ़ी होती नहीं है, वीडियो कोर्स में देखिए करो, समझ लिया करो, गुरुजी बोलते तो पता चलता है। ओके, गैर कांग्रेसी भी अगर पूछ ले बच्चन से कमेंट किया, पहले गैर कांग्रेसी जिनके खिलाफ जिनके शासन में लाया गया था राष्ट्रपति शासन 2023 नहीं 2000 अभी 24 महिला सुर्खियों में भी थी, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाना चाहिए। कमला बेनीवाल, हाँ जी कमला बेनीवाल जी टोटल तक है, ठीक है। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वापस से पूछा जा सकता है, राजस्थान के कौन से सालों के अंदर राष्ट्रपति शासन के अंदर, उसके बाद में 77, फिर उसके बाद आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन नहीं रहे थे? तो आपके दिए गए जो शिवचरण जी महतो है ना, 1980, 1992, 1977 और 1967, निम्नलिखित में से कौन सा दिसंबर 1992 में राष्ट्रपति शासन से ठीक पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री थे? अब चौथा राष्ट्रपति शासन जब लगा था, हाँ शिवचरण महतो तो डी हत्याकांड, मान सिंह वो उस टाइम में थे, बिल्कुल वो अलग है। तो भैरव सिंह, हाँ वो अपनी जीप की टक्कर मार दी थी हेलीकॉप्टर को सीन में, तो एनकाउंटर हो गया था। खैर, भैरव सिंह जी शेखावत यहाँ राइट आंसर है। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन है राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष पद पर भी आसीन रहे? मुख्यमंत्रियों में से कौन है वो विधानसभा अध्यक्ष भी है? क्वेश्चन नंबर 378, शॉर्ट्स देख लेना, बनाया हुआ है विधायक वाला, मुख्यमंत्री में कौन विधायक के अध्यक्ष पद पर भी आसीन है? अध्यक्ष भी रहे, तो इनके बारे में बहुत सारी बातें हैं। मुख्यमंत्री भी थे, विधानसभा के स्पीकर भी रहे, फिर आपके विधायक के अध्यक्ष भी रहे, इस प्रकार से हीरा मोहनलाल सुखाड़िया है। लेकिन अगली बार मुख्यमंत्री बहुत जल्दी मैं मरने वाला हूँ वापस, ठीक है ना। तो देखते हैं अपना कौन सा कार्यकाल प्रारंभ किया, तो 2018 के अंदर तीसरा था। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों पद पर रहे थे? दिए गए ऑप्शन में से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ही पद पर रहे थे। बहुत प्यारा क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान दे देना। तो फॉर्थ ग्रेड 10-20 तक का पेपर है, आप लोगों को आना चाहिए। फर्स्ट मनोनीत सीएम, 2 प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बार बार पूछे जाते हैं, बताओ, बड़ा अच्छा प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है, तो सीधा सीधा पूछेंगे। वेरी ठीक करो, आपका भी ध्यान जाता है, शॉर्ट ले लो। तभी देखने को मिलता है, पहले राज्यपाल उसके बाद मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? 53 में इनका था, राज्यपाल के अंदर था, और आगे हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 64 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात कही गई है। मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न द्वारा चयन किया जाता है। ये आज ही अच्छा सचिव तो हम चर्चा में है, बात करें। हाँ जी, हाँ जैनंद व्यास को निर्वाचित दोनों कह सकते हो, बाकी वाले में ये अलग अलग कर देना। मुख्य सचिव अगर कोई बन रहा है, मुख्य सचिव के पद पर नियुक्ति की बात की जा रही है, तो किसके द्वारा चयन किया जाएगा? तो ये आपके मुख्यमंत्री, ये सचिव आपके 384 का आंसर। मुख्य सचिव सचिवालय के हेड होते हैं, मुख्यमंत्री के सलाहकार होते हैं, सचिवालय हेड है, तो इसकी नियुक्ति। अब सचिव वर्तमान में है वो आपके 45वें है, वो है आपके कौन? सुधांशु पंत। याद रखना, मुख्यमंत्री के मतलब सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी है, तो उनके सलाहकार है, सचिवालय के हेड है, सब कुछ वही है, नीति निर्माता वगैरह उनमें सलाहकार। वसुंधरा राजे राजस्थान की प्रथम मुख्यमंत्री कब रही थी? वर्ष 2003 से 8, वर्ष 2003 से 8 राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री रही थी। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री क्या होते हैं? निर्वाचन होता है, मनोनयन होता है, कि चयनित होते हैं या नियुक्त होते हैं? थोड़ा अच्छा प्रश्न है, थोड़ा लेवल का प्रश्न पूछा है, इंपॉर्टेंट है, हालांकि आरएस और पटवारी बड़े निर्वाचित, लेकिन नियुक्त है वो आपका सीएम। जब एमएलए है वो वही तो सीएम बनेगा, तो पहले तो उनकी वो क्या होगी? एमएलए निर्वाचित हो गए, और उसके बाद में उनकी नियुक्ति होती है, ठीक है, नियुक्ति राज्य मंत्री। तो पहले तो उनकी वो क्या होगी? एमएलए निर्वाचित हो गए, और उसके बाद में उनकी नियुक्ति होती है, ठीक है, नियुक्ति निर्वाचन एमएलए के रूप में। राज्य मंत्रिपरिषद अपने पद पर बना रहता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं? मंत्रिपरिषद आपके किसके प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मंत्रिपरिषद अपने पद पर बने रहते हैं। अगला देखो, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम राजस्थान के मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करता है? अब मंत्रिपरिषद आपके सिलेबस में है भाई पूरा, क्या इसका आकार है, सबसे कितना हो सकता है राजस्थान में, न्यूनतम कितना, अधिकतम कितना, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, और भी बहुत सारी बातें जो मंत्रिपरिषद के संबंध में सीधे सीधे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा इस पर। क्वेश्चन नंबर 388, तो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 का है, इसके तहत राजस्थान की हम बात करें मंत्रिपरिषद मतलब बात करें सेंट्रल लेवल पर भी, वो 15% आकार तय किया गया, 15%। अब ये 15% 200 का कितना है बताओ? 200 का 15% होता है आपका, जैसे 15% 200 का हो गया, 10% हो गया तो वो हो गया आपका 20, हो गया 30, 15% कितना हो गया? 30, अधिकतम 30 सदस्य हो सकते हैं। आई बात समझ में? और उसमें एक मुख्यमंत्री भी शामिल है, तो 29 + 1 हो गया। राजस्थान मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? मंत्रियों की मुख्यमंत्री सहित लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो 29 + 1 है, इट मींस ये 30 हो गया। फिर देखिएगा, राजस्थान के प्रशासन और विधायन के प्रस्तावों से संबंधित मामलों में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। विधायन और प्रशासन के अंदर मुख्यमंत्री से कौन सूचना प्राप्त कर सकते हैं? राज्यपाल। जैसे राष्ट्रपति प्राप्त कर सकते हैं सेंट्रल लेवल पर, वैसे वैसे राज्य में ये राज्यपाल के पास में। अगला बताइएगा, आगे आ जाओ, काफी अच्छे प्रश्न डाले, क्योंकि राजस्थान की पॉलिटी के जो प्रश्न है ना, वो मैंने थोड़े कम कराए थे, तो मैं यहाँ थोड़े ज्यादा है, वो 15% है। हमने बात की राज्य मंत्रिपरिषद में कम से कम कितने सदस्य होने? राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या वो 15% है। हमने बात की राज्य मंत्रिपरिषद में कम से कम कितने सदस्य होने अनिवार्य है मुख्यमंत्री सहित? अब इस प्रश्न का उत्तर मुख्यमंत्री सहित कम से कम पूछा है, अधिकतम तो 30 कर लिया, 15%, लेकिन मिनिमम कितना है वो बताओ। चलो, और मैक्सिमम 30 है मंत्रिपरिषद का आकार।
मंत्रिमंडल तो कोर होते हैं, कोर टीम, लेकिन परिषद है तो काफी बड़ी होती है। राज्य प्रशासन में मंत्रिमंडल का मुखिया कौन होता है? बहुत प्यारा प्रश्न पूछा है। राज्य प्रशासन के अंदर मंत्रिमंडल का हेड कौन होता है? ये आपके होते हैं मुख्यमंत्री जी। मंत्रिमंडल के हेड कौन है? मुख्यमंत्री जी होते हैं। देखो उस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न चल रहे हैं तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले राज्यपाल चला था, फिर अब मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद चल रहा है, फिर न्यायालय आएंगे और फिर प्रशासन आएगा। तो राज्य सरकार के किसी विभाग का राजनीतिक प्रमुख, राज्य सरकार के किसी विभाग का राजनीतिक प्रमुख, जैसे राजस्थान सरकार है वर्तमान में, उसके एक विभाग है, उसके एक डिपार्टमेंट, मान लो हेल्थ डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो उस डिपार्टमेंट का हेड कौन होगा? जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है दिया कुमारी जी है, तो अब इसका आंसर क्या हो गया? आपको मिल गया इसका आंसर। डिपार्टमेंट का हेड कौन हुआ? मंत्री। तो यहाँ पर आंसर हो गया डिपार्टमेंट का हेड मंत्री होता है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ऐसे, एजुकेशन वगैरह अलग। राजस्थान विधानसभा की जन लेखा समिति या फिर लोक लेखा समिति की बात करें, इस लोक लेखा समिति के सदस्यों की, अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। जन लेखा समिति कौन? राजस्थान की 14वीं विधानसभा के प्रोटेम, अब 14वीं तो गई, अब 16वीं है, ठीक है, ये तो ऑप्शन पूछा गया था पिछला वाला, इसलिए मैं लेकर आया था, इस उद्देश्य से कि इस बार नया बता दूंगा। हम बात करें 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर वर्तमान में है कालीचरण जी सराफ, पी से प्रोटेम स्पीकर, के से कालीचरण जी सराफ, पी के है जी। राजस्थान राज्य से राज्यसभा में कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व है? राज्यसभा में राजस्थान से जो सदस्यों का जो प्रतिनिधित्व है वो 10 सदस्य है, और लोकसभा की बात करें हमारे यहाँ से जो एमपी बनते हैं वह कितने हो गए? 25 हो गए। इस प्रकार से ये आप लोगों को याद रखना है। अगला, राजस्थान लोकसभा की बात करें हमारे यहाँ से जो एमपी बनते हैं वह कितने हो गए? 25 हो गए। इस प्रकार से ये आप लोगों को याद रखना है। अगला, राजस्थान की पहली महिला कौन है जिन्हें राजस्थान के मंत्रिमंडल में स्थान मिला था? राजस्थान की वो पहली महिला थी आपकी कमला बेनीवाल, जो मंत्रिमंडल में जिन्हें स्थान मिला था, कोई मंत्री पद दिया गया था, ये राजस्थान की पहली महिला बनी थी, ठीक है, कमला जी बेनीवाल। अगला देखो, राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार कब अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था? राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार अविश्वास प्रस्ताव 1985 का है, 1985 जोशी सरकार, ये आप लोगों को याद रखना है, 85 अविश्वास प्रस्ताव। राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम जो है उसका नाम है पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम, जो डिजिटल म्यूजियम है राजस्थान विधानसभा का, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब है, संविधान पार्क है और नेवा केंद्र